Hello everyone. Today we will discuss numerical on length contraction. तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है भाई? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा. तो जब हमारे टू फ्रेम और रेफरेंस होते हैं, एक S अनदर इज S डैश. S हमारा रेस्ट में होता है और S डैश फ्रेम हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, तो हम मानते हैं कि अगर S डैश फ्रेम में कोई बॉडी रॉड रखी हुई है L0 लेंथ की, तो L0 जो लेंथ है वो किसके लिए रेस्ट में है? O डैश के लिए रेस्ट में है, लेकिन O को किस में दिखाई दे रही है? मोशन में दिखाई दे रही है. तो जिसके लिए रेस्ट में है उसके लिए वो हो जाएगी एक्चुअल लेंथ L0. और यहां से जो देख रहा है उसे कितनी दिखाई देती है? वो दिखाई देती है L. जो रेस्ट से मोशन वाली को रॉड को देख रहा है, एक्चुअल में रॉड की लेंथ कितनी है? L0 है. लेकिन जो रेस्ट से देख रहा है, जब ये मोशन में दिखाई दे रही है रेस्ट से, तो इसकी लेंथ कितनी दिखाई देती है हमें? L. इन दोनों में हमारी रिलेशन कितनी आ जाती है? L इक्वल टू L0 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्रेम चल रहा है सिर्फ उसी डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंज. तो इसकी लेंथ ये किसके पैरेलल रखी है? एक्स एक्सिस के पैरेलल रखी हुई है. इसी डायरेक्शन में आपका फ्रेम चल रहा है, तो इसमें इसका कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा? रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. एंड एपरिंग लेंथ इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल लेंथ. तो मोशन वाली लेंथ एल इज द एपरिंग लेंथ, जो हमें रेस्ट में से दिखाई दे रही है मोशन वाली लेंथ, और एक्चुअल लेंथ से एपरिंग लेंथ हमेशा क्या होगी? आपकी छोटी होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. दूसरा, अगर अब उसको भी ये कह दे कि ये जो रॉड रखी हुई है ये इस एक्सिस से किसी एंगल थीटा प्राइम पर रखी हुई है, किसी एंगल थीटा प्राइम पर रखी हुई है L0 लेंथ. ठीक है, तो अब ये पहले तो इसके पैरेलल और एक परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट हो जाएंगे. ये वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा L0 cos थीटा प्राइम, और ये वाला कंपोनेंट ये हो गया, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? L0 sin थीटा प्राइम. ठीक है भाई. अब यहां से जो देख रहा है, यहां से कितनी दिखाई दे रही है उसे? L दिखाई दे रही है. ये वाला कंपोनेंट कितना दिखाई देगा उसे? Lx. और ये वाला कंपोनेंट कितना दिखाई देगा उसे? Ly. तो जब वो रेस्ट में से देखता है, जब किसी एंगल पर दिखाई देती है, जब किसी एंगल पर रॉड जा रही है, तो वो मोशन में है ये वाली L0 लेंथ, तो उसको उसके दो कंपोनेंट दिखाई देंगे, Lx और Ly. Lx दिखाई देगा और Ly देगा. तो Lx उसे कितना दिखाई देगा? Lx कितना दिखाई देगा इसे? ये वाला दिखाई देगा L0 cos थीटा प्राइम, cos L0 cos थीटा प्राइम. और Ly कितना दिखाई देगा? L0 sin थीटा प्राइम. भाई Ly कितना दिखाई देगा? ये दिखाई देगा. ये कितना है? L0 sin थीटा प्राइम. ये Lx कितना दिखाई देगा? ये दिखाई देगा. ये कितना? L0 sin cos थीटा प्राइम. तो उसे जो रेस्ट में से देख रहा है मोशन वाली रॉड को, L0 को, उसे दो कंपोनेंट दिखाई दिए Lx और Ly. Lx दिखाई दिया L0 cos थीटा प्राइम और Ly दिखाई दिया L0 sin थीटा प्राइम. लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन के कंपोनेंट में क्या होगा? चेंज होगा. कितना चेंज होगा? रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. फ्रेम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक्स में. तो एक्स वाले कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा. यानी कि Lx वाला उसे एक्चुअल में कितना दिखाई देगा? L0 cos थीटा प्राइम रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. एक्स कंपोनेंट के साथ क्या आ जाएगा आपका? रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. पहले लेंथ जब एक्स एक्सिस में कितनी थी? जब रॉड इस तरह से रखी थी तो एक्स एक्सिस में लेंथ थी L0, तो एपरिंग लेंथ आ गई L इक्वल टू L0 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. अब जब इस एंगल पर रखी हुई है तो एक्स एक्सिस में लेंथ है L0 cos थीटा, तो L0 की जगह क्या आ जाएगा आपका? L0 cos थीटा और रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और Ly कितना हो जाएगा? L0 sin थीटा. और L कितनी हो जाएगी? L इक्वल टू रूट Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर. इस तरह से हम क्या निकाल देंगे? उस रॉड की एपरिंग लेंथ को कैलकुलेट कर देंगे जब वो रॉड एक्स एक्सिस के से किसी एंगल पर मूव कर रही हो. एक्स एक्सिस के पैरेलल ना हो, ना बाई एक्सिस के पैरेलल हो, बट की किसी एंगल पर जा रही है, तब L0 cos थीटा प्राइम और L0 y थीटा प्राइम. इसी में वो पूछता है कि कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट होती हुई अपीयर होगी, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन. तो कितने परसेंट? इक्वल टू
एक्चुअल लेंथ माइनस, एक्चुअल लेंथ कितनी है हमारी L नॉट माइनस एपरिंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू 100। ये हम क्या निकाल देंगे कि कितने परसेंट हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई एम्पियर होगी, वो एक्चुअल लेंथ L नॉट माइनस एपरिंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू 100। इससे हम क्या निकाल देंगे, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकाल देंगे। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें, अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो एस प्राइम फ्रेम में कितना ओरिएंटेशन है, थीटा प्राइम। तो यहां से टेंजेंट थीटा प्राइम कितना हो जाता है, यहां से टेंजेंट थीटा प्राइम हो जाता है आपका एल वाई प्राइम अपॉन एल एक्स प्राइम, यानी कि इक्वल टू एल नॉट साइन थीटा प्राइम अपॉन एल नॉट कॉस थीटा प्राइम। और अगर रेस्ट वाले फ्रेम की बात करें, ओरिएंटेशन रेस्ट फ्रेम से कितना होगा, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इक्वल टू ये एल वाई अपॉन एल एक्स, जो आप कैलकुलेट करोगे यहां से एल वाई भी कैलकुलेट कर लोगे, एल एक्स यहां से कैलकुलेट कर लोगे, तो रेस्ट फ्रेम से आप क्या कैलकुलेट कर दोगे कि वो कितने एंगल पर ओरिएंट होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, तो ये था जिन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ये पॉइंट हमें सब क्लियर होने चाहिए। क्लियर, सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जो जिस डायरेक्शन में रॉड रखी है उसी में जा रही है, तो उसके साथ रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फैक्टर आएगा। जब वो एंगल पर होगी तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो एक्स एक्सिस में हो गया और एक वाई एक्सिस में हो गया। हमें पता है कि एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट में चेंज होगा, वाई वाला अनचेंज रहेगा। तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना आया, एल नॉट कॉस थीटा प्राइम, उसके साथ हमने फैक्टर लगा दिया, कितना फैक्टर चेंज होता है, रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई वाला अनचेंज रहा, हमने वहां से टोटल लेंथ एपरिंग लेंथ निकाल दी। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्चुअल लेंथ माइनस एपरिंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू 100 से हम परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। ओरिएंटेशन की बात करें तो एस डैश फ्रेम में ओरिएंटेशन कितना हो जाता है, टेंजेंट थीटा प्राइम इक्वल टू एल वाई डैश प्राइम अपॉन एल एक्स डैश प्राइम, एल नॉट एल ये वाले हमें पता है, और रेस्ट फ्रेम से कितना होगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू एल वाई अपॉन एल एक्स। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ए रॉड हैज ए लेंथ ऑफ 100 मीटर when the rod is in a satellite which is moving with velocity half of the speed of light with respect to the laboratory frame. What is the length of the rod observed by the observer, number A, in the laboratory, number B, number 2, in the satellite. क्लियर है? तो वो कहता है कि सैटेलाइट है, ये मान लो एस डैश सैटेलाइट है जो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रही है। इसमें एक रॉड रखी हुई है, रॉड की लेंथ कितनी है, 100 मीटर रखी हुई है। एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट c/2 वेलोसिटी चल रही है, इसमें एक 100 मीटर की रॉड चल रही है। तो हमें दो पॉइंट में कैलकुलेशन करनी है। पहला कि जो लेबोरेटरी है, जो रेस्ट में से देख रहा है, उसको उसकी लेंथ कितनी एम्पियर होती है। तो एक्चुअल ए पॉइंट के लिए एक्चुअल लेंथ कितनी होगी आपकी, 100 मीटर। वेलोसिटी कितनी दी है आपकी, c/2। निकालना क्या है आपको, l, और l इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एन नॉट इज 100 रूट 1 माइनस बी की वैल्यू रख दो, सी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.25। और जब इसे सॉल्व कर दोगे तो L आपको कितना मिल जाएगा, 86.6 मीटर। क्लियर है भाई? तो ये उस लेबोरेटरी से जब हम इसको देख रहे हैं तो हमें कितना एम्पियर हो रहा है, 86.6 सेंटीमीटर। अब नंबर बी पॉइंट, बी में क्या कहता है, बी में कह रहा है कि ये अब जब सैटेलाइट में ही है, यहां से पहले ओ देख रहा था, अब कौन देख रहा है, ओ डैश देख रहा है। और जब ओ डैश देखेगा तो इसको कितना एम्पियर होगा, ओ डैश को कितना दिखाई देगा, ओ डैश इसके साथ रेस्ट में, तो कितना ही दिखाई देगा, एपरिंग लेंथ इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ इक्वल टू 100 मीटर। कितनी दिखाई देगी, उतनी ही दिखाई देगी जितनी की वो एक्चुअल लेंथ है। जब ओ डैश उस सैटेलाइट में से ही देख रहा है तो उसे उसकी एक्चुअल लेंथ दिखाई देगी। जब मेरे साथ वो रेस्ट में है, मेरे साथ ये है और ये मेरे साथ रेस्ट में ही है, मैं इसके साथ साथ मोशन में हूं, तो इसकी मुझे हमेशा क्या दिखाई देगी, एक्चुअल लेंथ ही दिखाई देगी। तो एपरिंग लेंथ इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ इक्वल टू 100 मीटर। इसे 100 मीटर दिखाएगी। और जो यहां से जो देख रहा है उसे कितनी दिखाई देगी, 86.6। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द
length of a meter rod appear to for a person traveling parallel to the length of the rod at a speed of 0.6 relative to the rod. ठीक है, लेंथ ऑफ ए मीटर रॉड दिए, तो यानी कि एक्चुअल लेंथ कितनी दी है आपको, एल नॉट इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है भाई, ट्रेवलिंग पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड विद स्पीड, कितनी स्पीड से चल रहा है, v इक्वल टू कितना दिया है आपका 0.8 c. कैलकुलेट क्या कराया है, लेंथ कैलकुलेट कराया है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो इक्वल टू L नॉट 1 रूट 1 माइनस 0.8 c का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस 0.64 इक्वल टू L आपका कितना 0.6 मीटर, 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर. तो एपरिंग लेंथ एक मीटर रॉड की लेंथ है, वो उसके पैरेलल एक 0.8 सी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसे उसकी लेंथ कितनी एम्पियर होगी, 0.6 मीटर एम्पियर होगी. क्लियर है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ ए रॉड in a frame of reference moving with velocity 0.8 c in the direction parallel to its length. तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालना, लेंथ गिवन नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, एक्चुअल लेंथ एल नॉट ही मान के चलेंगे. तो और वेलोसिटी दी है, उसने कितनी वेलोसिटी दी है, v इक्वल टू 0.8 c. परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालना, इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, l निकालना पड़ेगा. तो l इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एल नॉट, क्योंकि एल नॉट गिवन नहीं है तो एल नॉट की टर्म में ही लेके चलेंगे, 1 माइनस 0.8 सी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. यहां से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो एल नॉट रूट 1 माइनस 0.64 इक्वल टू एल नॉट रूट 0.36 इक्वल टू 0.6 एल नॉट. तो एल कितना आ गया हमारा 0.6 एल नॉट. हमें क्या निकालना, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन. परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, एक्चुअल लेंथ माइनस एपरिंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इंटू 100. तो एल नॉट माइनस एल अपॉन एल नॉट इंटू 100 परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा. एल नॉट तो गिवन नहीं है, तो एल नॉट को एल नॉट ही, एल कितना है हमारा 0.6 एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू 100. तो यहां से जब आप इसे एल नॉट में से 0.6 एल नॉट चला गया, तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितना आ गया आपका 0.4 एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू 100. एल नॉट से एल नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया ये 40%. यानी कि आपको लेंथ कितनी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई एपियर होगी 40%. जब वो 0.8 सी वेलोसिटी से चलेगी, तो आपको वो 40% कॉन्ट्रैक्ट एपियर होगी. क्लियर भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a spaceship 50 meter long were to pass the earth traveling at 2.4 into 10 to the power 8 meter per second, what would be the apical length assume a Lorentz Ferdinand contraction. ठीक है, तो स्पेसशिप की लेंथ दी है उसने कि वो स्पेसशिप है जो 50 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, और वो ट्रेवल कर रहा है अर्थ के रेस्पेक्ट में 2.4 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड से. तो उसकी एपरिंग लेंथ की भी क्या होगी, तो एल नॉट इक्वल टू कितना दिया है उसने, एल नॉट इक्वल टू दिया है आपका 50 मीटर, और वेलोसिटी कितनी दी है उसकी, वेलोसिटी दी है उसकी 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है भाई, एक स्पेसशिप है जो 50 मीटर लॉन्ग है, वो इस वेलोसिटी चल रहा है अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो अर्थ से उसकी लेंथ कितनी दिखाई देगी, यानी कि एल इज क्वेश्चन मार्क. तो एल इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. एल नॉट कितना गिवन है आपको 50 रूट 1 माइनस वी की वैल्यू कितनी होगी 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर. सी की भी वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर. 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो गया, तो 50 रूट 1 माइनस कितना हो गया भाई 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 3 इंटू 3, 0.8 टाइम्स, ये भी 0.8 टाइम्स, तो इक्वल टू 50 रूट 1 माइनस 0.64 इक्वल टू 50 रूट 0.36 इक्वल टू
इक्वल टू 50 इंटू 0.6, तो आपका कितना आ जाएगा 30.0 मीटर। तो कितनी लेंथ एपियर होगी 30 मीटर लेंथ एपियर होगी। जो स्पेसशिप की लेंथ 50 मीटर है और इस वेलोसिटी चलेगा तो अर्थ से वो 30 मीटर लॉन्ग ही एपियर होगा। क्लियर भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ फास्ट वुड ए रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्ट 90% ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट। वो कह रहा है कि उस रॉकेट की लेंथ वेलोसिटी क्या होगी जब उसकी एपरिंग लेंथ 90% हो एक्चुअल लेंथ से। तो क्या गिवन है, गिवन दैट L इक्वल टू 99% ऑफ L नॉट, 99% ऑफ L नॉट, तो इक्वल टू 99 अपॉन 100 L नॉट। तो L कितनी गिवन है आपको, L गिवन है आपको 99 अपॉन 100 L नॉट। तो और L की वैल्यू कितनी होती है, L इक्वल टू L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पर L की वैल्यू रख दो 99 अपॉन 100 L नॉट इक्वल टू L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L नॉट से L नॉट कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहां पर कितना हो गया, 0.99, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 99 अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कितना हो गया, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर। जब अब इसे आप सॉल्व करोगे तो इक्वल सो दैट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0.0199। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 0.0199 सी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.0199 सी स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.141 और सी स्क्वायर का कितना हो जाएगा सी। तो दिस इज द आंसर। और भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, 0.141 सी की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वी की वैल्यू आ जाएगी 42.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये था न्यूमेरिकल की जब कोई लेपरिंग लेंथ 90% हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी एक्चुअल लेंथ की, तब हम कि वो किस वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई देगी, वो इस वेलोसिटी से चलती है 42.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड या 0.141 सी। क्लियर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रॉकेट शिप इज 50 मीटर लॉन्ग when it is on flight. A rocket ship is 50 meter long when it is on flight. Its length appear to be 49.5 meter to the observer on the ground. What is the speed of rocket? वो कह रहा है एक रॉकेट शिप है जो 50 मीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ अर्थ से हमें 49.5 मीटर एपियर शो होती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या क्या गिवन है, गिवन नेट L नॉट इक्वल टू 50 मीटर, उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है 50 मीटर, अर्थ से कितनी एपियर हो रही है 49.5 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो L इक्वल टू L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L की वैल्यू पुट कर दो 49.5, और वैसे भी हमें पता है कि L नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन L, तो जो बड़ा वाला है वो 50 होगा और जो छोटा वाला है वो L होगा। तो इक्वल टू 50 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसे 49.5 अपॉन 50 इक्वल टू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना चला जाएगा, ये 0.99। अभी हमने पीछे भी किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो 0.99 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 0.99 इक्वल टू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, सेम आंसर आ जाएगा कितना, जब इसे स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0.99 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.99 का होल स्क्वायर। और ये सॉल्व करने के कितना आता है आपका वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन में आया था कितना आया था आपका 0.0199।
तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0.0199 c, तो v इक्वल टू 0.0199 c स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहां से कितना मिल जाता है v इक्वल टू 0.141 c, या फिर v इक्वल टू 42.3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। v की c की वैल्यू पुट करने के बाद दिया था, लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम। तो ये हमारा देखो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन हुज लेंथ इज 150 मीटर व्हेन एट रेस्ट। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर है जब वो रेस्ट में है, हैज टू पास थ्रू ए टनल ऑफ 125 मीटर। उसको एक टनल को पास करना है जो 125 मीटर लेंथ का है। द ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द टनल। ट्रेन टनल की तरफ 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड टनल एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, नंबर 1 एट द टनल, नंबर 2 एट द ट्रेन। क्लियर है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक टनल है, ये एक टनल है और इसकी तरफ एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन की लेंथ जो है वो 150 मीटर है और टनल की लेंथ 125 मीटर है, और जो ट्रेन आ रही है ये किस वेलोसिटी से आ रही है 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, या बोल दें हम v इक्वल टू 0.8 c। कितनी वेलोसिटी से आ रही है ये 0.8 c। c की वैल्यू रखोगे 3 इंटू 10⁴ तो 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, कभी कभी वो 0.8 c दे देगा। तो इस वेलोसिटी से आ रही है। तो हमें 2.2 ऑब्जर्वर है हमारे पास। पहला ऑब्जर्वर वो कहता है एट द टनल और एट द ट्रेन, एट द टनल और एट द ट्रेन। पहले बात करते हैं एट द टनल। जब ऑब्जर्वर हमारा यहां पर है, जब टनल पर है, नंबर 1 ऑब्जर्वर एट द टनल। जब ऑब्जर्वर टनल पर है, नंबर ए, जब वो टनल पर है, यहां पर खड़ा हुआ है टनल पर, तो उसको टनल की लेंथ कितनी अपीयर होगी? एक्चुअल लेंथ अपीयर होगी, क्योंकि टनल इस टाइम पर उसके लिए किस में है? रेस्ट में है, और जब रेस्ट में है तो जितनी लेंथ है उसकी, उसको उतनी ही अपीयर हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ टनल इज इक्वल टू 125 मीटर। पहला आंसर। जब ऑब्जर्वर आपका टनल पर ही है तो उसको, क्योंकि टनल पर वो रेस्ट में है, और जब वो रेस्ट में होगा तो उसकी अपीयरिंग लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी, तो उसको लेंथ कितनी दिखाई देगी? 125 मीटर। अब वो टनल से किसको देखता है? ट्रेन को देखता है। ट्रेन किस में है? मोशन में है। किस वेलोसिटी चल रही है? 0.8 c वेलोसिटी से चल रही है, या 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो जब ये चल रही है और इसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, तो ट्रेन की लेंथ कितनी दिखाई देगी इसे? ट्रेन की एक्चुअल लेंथ कितनी है? ट्रेन की एक्चुअल लेंथ है 150 मीटर। ट्रेन की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 150 मीटर। अब टनल की लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर यहां टनल पर खड़ा हुआ है और वो ट्रेन को देख रहा है। तो ट्रेन की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 150 मीटर। ट्रेन किस वेलोसिटी से चल रही है? 0.8 c। इसको कितनी दिखाई देगी? इसको L दिखाई देगी। इसको कितनी दिखाई देगी? इसको L दिखाई देगी। और L इक्वल टू कितना है आपका? L नॉट रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो L इक्वल टू 150 रूट 1 माइनस v की वैल्यू कितनी है? 0.8 c का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू L इक्वल टू 150 रूट 1 माइनस 0.64 इक्वल टू 150 रूट 0.36 इक्वल टू 150 इंटू 0.6 इक्वल टू 900। तो हमें कितनी, इस टनल पर जब वो खड़ा हुआ है
तो टनल की लेंथ उसे कितनी एम्पियर होगी? 125 मीटर। आंसर। ट्रेन की लेंथ उसे कितनी एम्पियर होगी? 90 मीटर। क्लियर है? अब ऑब्जर्वर एट द ट्रेन। अब ऑब्जर्वर कहां पहुंच गया? ट्रेन में पहुंच गया। क्लियर है भाई? अब आपका ऑब्जर्वर एट द ट्रेन। अब ऑब्जर्वर कहां है आपका? ऑब्जर्वर ट्रेन में है। तो नंबर 1, लेंथ ऑफ द ट्रेन क्योंकि ट्रेन के रेस्पेक्ट में अब ऑब्जर्वर किस में है? रेस्ट में है। जब ट्रेन के रेस्ट में है तो ट्रेन की लेंथ कितनी दिखाई देगी? एक्चुअल लेंथ इक्वल टू 150 मीटर। उसे उसकी एक्चुअल लेंथ ही दिखाई देगी क्योंकि जब वो ट्रेन पे है तो ट्रेन उसके रेस्पेक्ट में किस में हो गई? रेस्ट में हो गई। तो उसे जितनी लेंथ है उसकी वही दिखाई दे रही है, 150 मीटर। अब वो टनल को देखता है। चल तो ये रहा है लेकिन उसे क्या दिखाई देता है कि टनल मोशन में है। चल तो ये रहा है लेकिन ये ट्रेन जब मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं तो मैं ट्रेन के लिए किस में हूं? रेस्ट में हूं। लेकिन जो साइड में मैं किसी पुल को क्रॉस कर रहा हूं या किसी टनल को क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है कि वो उसी वेलोसिटी से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे क्या दिखाई देता है कि टनल मोशन में है। तो टनल मोशन में है तो बी। अब टनल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। टनल की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 150 मीटर। तो एल नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 125 मीटर। टनल की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 125 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? 125 मीटर। वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी से कितनी दिखाई देगी? माइनस का 0.8c। अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा 0.8c वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 0.8c। और L कितना हो जाएगा? L इक्वल टू L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उसकी एपरिंग लेंथ कितनी होगी? L इक्वल टू L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 125 रूट 1 माइनस 0.8c माइनस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर फिर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है? तो L इक्वल टू कितना हो गया? L नॉट रूट 1 माइनस 0.64 क्योंकि माइनस 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 का स्क्वायर प्लस हो गया और 0.8 का स्क्वायर 6 हो गया। तो L नॉट रूट 0.36 इक्वल टू L नॉट इंटू 0.6 और L नॉट थोड़ी है, L नॉट तो गिवन है। ये 125 तो L इक्वल टू कितना हो गया आपका? 750। यानी कितनी मीटर एम्पियर होगी? टनल की लेंथ उसे कितनी एम्पियर होगी? 75 मीटर एम्पियर होगी। टनल की लेंथ जब वो ट्रेन में होगा, ट्रेन से जब 125 मीटर लंबे ट्रेन टनल को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो सिर्फ 75 मीटर लंबा है। क्लियर है? ये नंबर। नेक्स्ट है आपका हाउ मच टाइम डज ए मीटर स्टिक मूविंग एट 0.100c relative to an observer take to pass the observer? The meter stick is parallel to its direction of motion. वो कह रहा है कि एक मीटर स्टिक है, एक मीटर लेंथ की एक स्टिक है। वो किसी ऑब्जर्वर को जब ये 0.1c वेलोसिटी से चलेगी कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है भाई? तो हमें क्या गिवन है? एक्चुअल लेंथ गिवन है और क्या गिवन है? और वेलोसिटी गिवन है। तो मैं कह रहा है कि एक स्टिक है 1 मीटर लेंथ की, ए रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ। ये एक ऑब्जर्वर को क्रॉस करती है। ये एक ऑब्जर्वर है। ये जब b इक्वल टू 0.100c वेलोसिटी से चलेगी तो इस ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। ठीक है? तो टाइम इक्वल टू कितना होता है भाई आपका? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हमें पता है लेकिन डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो यही है 1 मीटर। लेकिन ये कौन सी है? ये क्लासिकल है। ये डिस्टेंस कौन सी है भाई? इसको ये यहां से क्रॉस करना स्टार्ट होगी तो इतनी डिस्टेंस तो चलेगी क्रॉस करने में। तो इसकी डिस्टेंस जो 1 मीटर है ये कौन सी है? क्लासिकल है। लेकिन रिलेटिविस्टिकली
क्या हो जाएगी इसकी, एल हो जाएगी। ये क्या है, एल नॉट है। जब ये इतनी वेलोसिटी से चलेगी 0.1 सी से चलेगी तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी, ना कि एल नॉट रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए इसकी क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एल, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को ये क्रॉस, ये यहां से जब इस वेलोसिटी चल रही है तो यही तो डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी इसकी लेंथ है। लेकिन जब ये इस वेलोसिटी से चलेगी तो एक्चुअल लेंथ नहीं, एम्पियर लेंथ आएगी। तो हम क्या लेंगे, एप्रिंग लेंथ लेंगे। तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल नॉट कितना है हमारा 1 मीटर, वी कितना गिवन है 1 माइनस 0.1 सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई, सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वल टू रूट 1 माइनस 0.01 इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.99। तो L इक्वल टू कितना आ गया हमारा, इक्वल टू 0.992 मीटर, यानी कि एप्रिंग लेंथ कितनी आ गई हमारी 0.299 मीटर। यानी कि अब इस ऑब्जर्वर को क्रॉस करने के लिए उसे कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, 0.992 मीटर। तो टाइम टेकिंग, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 0.992 अपॉन वेलोसिटी कितनी है हमारी 0.1 सी। तो इक्वल टू 0.992 अपॉन 0.1 इंटू 3 इंटू 10⁸। तो टाइम सॉल्व करके हमारा कितना आ जाता है, T 3.32 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड के टाइम में वो इस ऑब्जर्वर को लेंथ पूरी क्रॉस कर जाएगी। जैसे भाई ये एक साइकिल है, ये साइकिल है और मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि ये साइकिल मुझे कितनी टाइम में क्रॉस कर जाएगी। तो ये साइकिल जो चलेगी, तो मैं तो अपनी जगह रेस्ट में हूं, साइकिल तो मोशन में है, तो साइकिल कितनी डिस्टेंस चलेगी, जितनी इसकी लेंथ है। लेकिन जब ये मोशन में है, रिलेटिविस्टिक मोशन कर रही है, तो इसकी एक्चुअल लेंथ तो एल नॉट है जो इसमें 1 मीटर दी है। लेकिन जब मोशन में आएगी, वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी से आएगी, तो इसकी लेंथ, एप्रिंग लेंथ मुझे कितनी दिखाई देगी 0.992। तो उसको कितना क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, ये 3.32 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लेता है कभी कभी। डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल वॉल्यूम कितना होगा dx dy dz। क्लियर है भाई। तो वॉल्यूम इक्वल टू dx dy dz अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वॉल्यूम कितना हो गया हमारा dx dy dz, लॉरेंज के अकॉर्डिंग x dx इक्वल टू dx प्राइम रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, dy इक्वल टू dy और dz इक्वल टू dz, dy प्राइम dz प्राइम। लॉरेंस का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यही तो कहता है कि जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज होगा, अदर्स कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज। तो मैंने x में फ्रेम चल रहा है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, अगर x में चल रहा है तो L इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से x वाले कंपोनेंट में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। y और z हमारे रिमेन्स अनचेंज। तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारा dx डैश रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर dy प्राइम dz प्राइम। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ गया आपका dx प्राइम dy प्राइम dz प्राइम रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखा आपने कि वॉल्यूम भी 3 डायमेंशनल वॉल्यूम में भी सिर्फ एक फैक्टर आ जाएगा रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि रेस्ट का वॉल्यूम इक्वल टू मोशन का, रेस्ट का वॉल्यूम इक्वल टू मोशन का वॉल्यूम इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन फ्रेम S appears to be an ellipse in S dash which is moving with velocity v relative to S। तो वो कहता है कि एक सर्किल है आपका S फ्रेम में, वो आपको इलिप्स शो होगा इन S dash फ्रेम। ठीक है। देखो कि अगर मैं यहां पर एक सर्किल ले लूं, अगर मैं यहां पर एक सर्किल लेता हूं, ये सर्किल है,
अब ये सर्किल रेस्ट में है तो मुझे ये सर्किल दिखाई दे रहा है, इसमें भी है रेस्ट में तो ये ओ डैश को सर्किल दिखाई देगा। लेकिन जब मैं यहां से देखूंगा और जब ये मोशन में हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे इसका जो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट तो रिमेन्स अनचेंज, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, छोटा होता हुआ दिखाई देगा। तो एक्स कंपोनेंट किसी वेलोसिटी पे मैंने मान लिया मुझे इतना दिखाई देता है और वाई कंपोनेंट इतना ही रहता है। तो मैं क्या देखता हूं कि मुझे क्या दिखाई देता है, एक इलिप्स दिखाई देता है। जब ये रेस्ट में होता है तो मुझे सर्किल ही दिखाई दे रहा है और जब मोशन में है क्या दिखाई दे रहा है, इलिप्स दिखाई दे रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कितनी होती है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है, यही तो दिया इसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्राइम रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्राइम। इन वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी का कंपोनेंट चेंज होगा। मैंने माना फ्रेम x डायरेक्शन में चल रहा है v वेलोसिटी से, तो सिर्फ x वाला कंपोनेंट चेंज होगा, y वाला रिमेन्स अनचेंज। इन वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, x प्राइम स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो एक्स प्राइम स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस टर्म को नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा, एक्स प्राइम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर को उधर लाए तो उधर तो 1 हो गया, इसको वी स्क्वायर मान लो, लेट ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कुछ गलत है क्या, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ना, ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का। जब एक्स की जगह वैल्यू पुट करोगे एक्स प्राइम स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा, तो इसकी वैल्यू वी स्क्वायर होगी। तो आपको क्या मिल गया, एक्स प्राइम स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो हमने क्या यूज किया, हम एक फ्रेम में, एस फ्रेम में हम क्या लेके चले, सर्किल लेके चले। हमने एस प्राइम फ्रेम में क्या प्रूफ कर दिया उसे, हमने एस प्राइम फ्रेम में उसे इलिप्स प्रूफ कर दिया। ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A circular lamina moves with its plane parallel to the xy plane of reference frame as at rest। यानी कि एक सर्कुलर लैमिना, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ड्राइव किया था सर्कुलर लैमिना, तो वो कह रहा है कि एस फ्रेम में एक सर्कुलर लैमिना है और एस डैश फ्रेम में वो क्या बन जाता है, इलिप्स शो होता है। क्लियर है, एज्यूमिंग इट्स मोशन टू बी along the axis of x और y, किसी भी एक्सिस में ले सकते हो आप, x में या y में, हम x एक्सिस में लेके चल रहे हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है at which the surface area would appear to be reduced half of the observer in frame S at rest। वो कह रहा है कि एक सर्किल है, सर्कुलर लैमिना है, जब वो मोशन में होता है, उसने ये नहीं बताया कि क्या दिखाई देगा, तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो जब उसका एरिया, एपियर एरिया जो है, उसका एपरिंग एरिया एक्चुअल एरिया का हाफ हो जाए, तो वो किस वेलोसिटी से उस टाइम मूव कर रहा होगा, जब उसका एपरिंग एरिया उसका एक्चुअल एरिया का हाफ हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब एक सर्कुलर लैमिना मूव करता है तो क्या दिखाई देता है, इलिप्स दिखाई देता है। तो एरिया ऑफ इलिप्स, क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ सर्किल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर लैमिना है और वो मोशन में है, तो वो किस वेलोसिटी से चले जब उसका एरिया हाफ दिखाई दे।
तो हमें पता है कि जब सर्कुलर लेमिना मोशन में होता है तो हमें क्या दिखाई देता है, इलिप्स, यानी कि इलिप्स का एरिया जब हाफ ऑफ सर्किल के एरिया के हो जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये कंडीशन दे दी। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एरिया ऑफ सर्किल बताना है। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू डी बाई टू। तो यहां से एरिया कितना आ गया आपका सर्किल का, पाई डी बाई डी स्क्वायर, डी बाई टू ही कर दो, डी बाई टू का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है आपका, पाई ए बी। एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है, पाई ए बी। तो ए की बात करें, ए है ये, या बी की बात करो, बी है ये, बी वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, तो बी इक्वल टू सीधा सीधा किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया, इक्वल टू डी बाई टू हो गया। यानी कि वाई एक्सिस का कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज। हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी में तो चेंज होगा। वाई एक्सिस का कंपोनेंट ये कितना है, आर है, और ये कितना है, बी है, तो ये उतना ही रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, डी बाई टू। अब ए की बात करें तो ए कितना है, ए ये है, और ए यहां पर कितना है, ए यहां पर ये है, तो ए कितना हो गया, यहां पर इतना हो गया ये, और ये जिस डायरेक्शन में चलेगा उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ एम्पियर होगा, यानी कि आर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या डी बाई टू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में ये फैक्टर आ जाता है। अदर्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज, तो बी कौन सा है, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है, वो तो आ ही रहेगा, और एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट के साथ क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इलिप्स कितना आ गया यहां से, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू कितना हो गया, पाई डी बाई टू यानी कि डी बाई टू का स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू को पुट कर दो। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू को पुट कर दो। एरिया ऑफ इलिप्स कितना आया हमारा, पाई डी बाई टू का स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल कितना है, हाफ तो ये है, और एरिया ऑफ सर्किल कितना है, पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर। डी बाई टू का स्क्वायर, डी बाई टू का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 3 बाई 4। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 4 सी स्क्वायर। ठीक है भाई, सी स्क्वायर। तो सो दैट वी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई 4 सी स्क्वायर। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो वेलोसिटी हमें मिल जाएगी 2.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो इतनी वेलोसिटी से चलेगा तब उसका एरिया हाफ हो जाएगा सर्किल के एरिया का। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ ए रॉड of length 2 meter in a frame of reference which is moving with 0.6 c velocity in the direction making an angle of 30 degree with the rod। यानी कि एक 2 मीटर लेंथ की रॉड है, उसकी लेंथ और ओरिएंटेशन आपको कैलकुलेट करना है जब वो ये फ्रेम जो चल रहा है 0.6 c वेलोसिटी से चल रहा है, और ये जो डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया आपका, 2 cos 60, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया आपका, 2 sin 60। और जो रेस्ट में से देख रहा है उसको कितना दिखाई देगा, वो LX कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला, ये हो गया आपका LX, और ये कौन सा हो गया आपका LY। तो LX कितना हो गया, 2 cos 60, और LY कितना हो गया आपका, 2 sin 60। लेकिन जिस डायरेक्शन में चलता है
उसके साथ हमें पता है एक फैक्टर आ जाता है, तो किस डायरेक्शन में चल रहा है हमारा, एक्स डायरेक्शन में, इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जिस डायरेक्शन में चलेगा उसके साथ एक कंपोनेंट आ जाएगा रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से हम इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो Lx की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2 इंटू रूट 1 माइनस 0.6c अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया ये रूट 1 माइनस 0.36 इक्वल टू 0.64 इक्वल टू 0.8। तो Lx कितना आ गया हमारा 0.8। Ly कितना हो गया 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया रूट 3। तो L कितना हो जाएगा आपका, L इक्वल टू Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर का स्क्वायर। तो Lx स्क्वायर, Lx कितना आया आपका 0.8 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो L कितना आ जाएगा आपका 0.64 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो L इक्वल टू कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3.64। तो L आपका आएगा आपका 1.907। तो एपरिंग लेंथ हमारी कितनी आ गई, L इक्वल टू 1.097। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कितना हो जाए टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू Ly अपॉन Lx। Ly कितना है हमारा, कितना है हमारा रूट 3 अपॉन 0.8, और यहां से क्या निकाल दोगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 0.8। तो ये हमारा क्या आ गया, ओरिएंटेशन आ गया। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए रॉड मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू इट्स ऑन लेंथ। तो इसमें क्या कर दिया उसने, इसमें 0.8 की जगह 0.8c कर दिया है। L0 जो है वो गिवन नहीं है, तो ये L0 की टर्म में निकाल दोगे आप, L0 की टर्म में निकाल दोगे, यहां 0.8c हो जाएगा। और ये जो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा ये यहां पर L0 आएगा, यहां पर भी L0 आएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, L0 अपॉन 2 रहेगा। ये आपका सॉल्व करने के बाद 0.64 तो 36, तो ये आ जाएगा आपका L0 अपॉन 2 भी रहेगा, L0 अपॉन 2 तो 0.6 L0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 0.3 L0। इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 नोट L0 रहेगा, ये अपॉन में 2 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका रूट 3/2 L0। यहां से L0 की टर्म में आप L निकाल दोगे, ये कितना हो जाएगा आपका 0.3 L0 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 L0 का स्क्वायर। तो यहां से जब इसे सॉल्व कर लोगे तो 0.916 L0। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन पूछेगा तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन L0 माइनस L 0.916 L0 अपॉन L0 इंटू 100, इसे सॉल्व कर जाएगा 8.4%। कभी कभी इसी एंगल में क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में वो इस एंगल को चेंज कर देगा, 30 की 60 की जगह 30 कर देगा, 45 कर देगा। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, obtain the volume of a cube, obtain the volume of a cube, the proper length of each edge of which is L0, which is moving with velocity v along its one of its edge। यानी कि एक क्यूब का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एक क्यूब है, ये क्यूब L0 क्यूब है, इसकी ईस्ट एज कितनी है, ये भी L0 है, ये भी L0 है, L0 है। इसकी ईस्ट साइड कितनी है L0 है, किसी वेलोसिटी v से किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू Lx Ly इंटू Lz, या अगर तीनों सेम है
एल क्यूब। लेकिन अभी हमने क्या लेके चले हैं, तीनों को भी हमने अलग अलग माना है, एल एक्स, एल वाई, एल जेड, क्योंकि मोशन की बात है। तो वॉल्यूम एल एक्स आपको कितनी दिखाई देगी, एक्स डायरेक्शन वाली ये लेंथ, ये यहां से रेस्ट से मोशन वाली कितनी दिखाई देगी, एल नॉट। एल वाई भी कितनी दिखाई देगी, एल नॉट, और एल जेड भी कितनी दिखाई देगी, एल नॉट। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जिस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स में चल रहा है, तो एक्स वाले के साथ एक फैक्टर आ जाएगा, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एल नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एल नॉट इंटू एल नॉट। तो कितना आ जाएगा आपका, एल नॉट क्यूब √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c square. This is the volume of a cube which is moving with velocity v in any one of the direction. किसी भी एक एज के अलोंग ये मूव कर रहा है पैरेलल, तो उसका वॉल्यूम हमारा ये होगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a cube has a proper volume of 1000 cm3. Find the volume as determined by the observer O dash who is moves with a velocity 0.8 c relative to the cube in a direction parallel to one. वो कहता है एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम मोशन में से क्या क्या दिखाई देगा जब वो 0.8 सी वेलोसिटी से चल रहा है। ये क्यूब है। अब वो कह रहा है कि ये क्यूब इस रेस्ट वाले फ्रेम में है, इस रेस्ट फ्रेम में ये क्यूब रखा हुआ है। इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1000 मीटर क्यूब। ये जो फ्रेम है ये 0.8 सी वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहां से इस क्यूब का वॉल्यूम कितना दिखाई देगा। ठीक है, कभी कभी क्या कहता है, ये वॉल्यूम ना देके कह देता है इसकी कोई भी एक साइड 10 है इस क्यूब की। वैसे भी यहां से देखोगे 1000 है, तो एक साइड की एज कितनी हुई, ये भी 10 हुई, ये भी 10 हुई, ये भी 10 हुई, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1000 क्यूब। तो कभी कभी वो वॉल्यूम दे देता है किसकी वॉल्यूम 1000 क्यूब है, तो यहां से क्या दिखाई देगा, या फिर कह देता है एक क्यूब है जिसकी ईच एज 10 मीटर है, तो उसका वॉल्यूम मोशन में से कितना दिखाई देगा। तो ठीक है भाई, तो हमारा क्या हो गया भाई, हमारा एल एक्स इक्वल टू हो गया एल नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एल वाई इक्वल टू हो गया एल नॉट, और एल जेड इक्वल टू हो गया एल नॉट। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू कितना गिवन है, 10,000, यानी कि एल नॉट क्यूब इक्वल टू 10,000, तो एल नॉट इक्वल टू कितना हो गया आपका 10 मीटर हो गया। ठीक है, यहां से अब आप एल एक्स निकाल दो, तो एल एक्स इक्वल टू 10√1 माइनस 0.8 सी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया आपका 10√1 माइनस 0.64 इक्वल टू 10√0.36। तो यहां से एल एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 6, एल एक्स कितना आ गया 6, एल वाई कितना हो गया, एल वाई तो एल नॉट ही है 10 मीटर, और एल जेड कितना हो गया आपका 10 मीटर। तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका, वॉल्यूम इक्वल टू एल एक्स, एल वाई, एल जेड। एल एक्स कितना है आपका 6 इंटू 10 इंटू 10, तो उसका वॉल्यूम कितना आपको अपियर होगा 600 मीटर। यानी कि एक क्यूब जिसका वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब है, अगर मोशन से आप उसको 0.8 सी वेलोसिटी से जाते हुए देखोगे, तो उसका वॉल्यूम आपको कितना अपियर होगा 600 मीटर क्यूब। और उसकी लेंथ कितनी एम्पियर होगी, एक लेंथ एक्स एक्सिस वाली 6 मीटर एम्पियर होगी, वाई वाली 10 और जेड वाली 10, क्योंकि एक्स वाली में क्या होगा, चेंज होगा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अदर्स टू रिमेन्स अनचेंज। ठीक है भाई, तो ये ऑल अबाउट था न्यूमेरिकल ऑन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।